हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं भरत सिंह चौधरी आपके इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10वीं की विज्ञान कक्षा की ऑनलाइन सेवा में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, जान चुके थे लास्ट वीडियो में अपन केमिकल चेंज के बारे में अध्ययन किया था। अपन ने बताया गया था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। अथवा एक नया पदार्थ प्राप्त होता है परिवर्तन के उपरांत जो रासायनिक गुण और संगठन में मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्नता लिए हुए होता है। कुछ विशेषताओं के बारे में अवगत कराया था आप लोगों को। केमिकल रिएक्शन की ओर गए थे, परिभाषा बताई थी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आज की क्लास में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, पुनः केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रिया से। छोटी सी बात रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान ली थी, आज और डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो आइए तो यहां बात कर रहे थे आपसे कल हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। साफ शब्दों की एक छोटी सी परिभाषा बताई थी आपको। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत नए पदार्थ बनते हैं जो रासायनिक गुण और संगठन में मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्नता लिए हुए होते हैं। दो चीजों पर और गौर किया था, ये क्लियर कॉन्सेप्ट किए गए थे आपको। नंबर एक बात बताई थी मैंने, अभिकारक। अभिकारक को शॉर्ट में या दूसरा नाम कहूं तो क्रियाकारक कह सकते हैं। और दूसरा बताया था आपको क्या, उत्पाद या क्रियाफल, प्रोडक्ट। क्रिया का जो फल होता है वो क्या है, क्रियाफल। इनकी क्रिया का फल क्या कहलाता है, क्रियाफल कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। बताया था कल आपको कि ये सदैव LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और ये सदैव RHS राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं। एक एग्जांपल भी बताया था, आइए एक बार पुनः परिभाषित कर देते हैं आज, और यादें भी आपकी तरोताजा हो जाएंगी इसके साथ में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को याद रखेंगे आप, ये लिख रहा हूं मैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ओके, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं अपन? अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। इन्हें सदैव
LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। सदैव इन्हें कौन सी साइड में लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। क्रियाकारक कहते हैं। इन्हें LHS में लिखा जाता है, ओके। सेकंड, इसका उल्टा कर दीजिएगा। क्या कहना है? उत्पादक क्रियाफल के लिए अभिकारकों की क्रिया के उपरांत बने पदार्थ, अभिकारकों की क्रिया के उपरांत बने पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है। अभिकारकों की क्रिया के उपरांत बने पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। ओके। इन्हें RHS यानी कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। आइए पहचान कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से। आपसे कोई पूछ ले, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था। मैग्नीशियम फीते को मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया था। तो उसमें बताया था आपको कि मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन दोनों ही अभिकारक के रूप में प्रयुक्त हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो उत्पाद के रूप में लिखा जाता है RHS में, MgO। एक और न्यू एग्जाम्पल से देखें। N2 माने नाइट्रोजन प्लस 3H2 माने हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू द 2NH3 माने अमोनिया। ओके। तो देखिए, जैसा आपने पढ़ा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पहचान करेंगे कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तो देखिए, LHS में लिखे जाने वाले पदार्थ, ये वाली जो साइड है ये LHS की है, ठीक है। तो ये पार्ट दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे बच्चों? अभिकारक, ठीक है। और ये वाली जो साइड है आपकी वो RHS की है, राइट हैंड साइड है। तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद। क्या कहलाएंगे बच्चों? उत्पाद कहलाएंगे। ये बोलो, कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? तो N2 और 3H2 तो दोनों अभिकारक हैं, और 2NH3 क्या है? यहाँ पे उत्पाद है, प्रोडक्ट है। यदि आपको RHS LHS से ध्यान नहीं रहता है और पूछा भी जाए आपसे यही प्रश्न, तो फिर ये चीज ध्यान रखो, ये बीच में जो मैंने चिन्ह लगाया है इसको इक्वल टू बोलते हैं। तो जिधर इक्वल टू में ये तीर लगा हो, ऐसे चौंच लगा दो इसको, चौंच लगी हो, चौंच के आगे वाले जो पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद। और जिधर चौंच नहीं हो उधर वाली साइड के जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपन अभिकारक कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी बात समझ में आई होगी, अभिकारक और उत्पाद से क्या तात्पर्य है, कैसे काम करते हैं ये। तो हम कह रहे थे आपसे कि अभिक्रिया में बदलती हैं चीजें, जो नई चीजें प्राप्त होती हैं वो संगठन गुणों में मूल पदार्थों से भिन्न होती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी भी होती है कि अभिक्रिया के उपरांत भी उसमें कोई चेंज आता नहीं, परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। यदि हम द्रव्यमान की बात करें ना,
तो द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि मास की बात करें अपन तो वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। एक क्वेश्चन भी निकलती है 3 नंबर की, यहां से ये एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। थोड़ा बैक में पहुंचाऊं, आपको 9th क्लास से पढ़ के आए हो आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस चैप्टर में भी वो नियम पढ़ेंगे अपन, और उसी के लिए ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि अपरिवर्तित क्यों रहता है और इसकी आवश्यकता क्या है। ये इस चैप्टर में आप थोड़ा आगे समझेंगे, जहां हम चरण लिखेंगे, अभिक्रिया को लिखने के समीकरण को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो काफी रोचक टॉपिक है, रुचि बनाए रखिएगा और कमेंट करके हमें बताते भी रहें। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान किस प्रकार अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, उसी के अकॉर्डिंग जवाब लिखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान, किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान, अभिक्रिया का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज आता नहीं है। एक एग्जाम्पल द्वारा इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए, उदाहरण के लिए यदि हम जवाब लिख रहा हूं इसका, उदाहरण के लिए हेडलाइंस बना सकते हो स्वतः ही। किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है, इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। लिखेंगे उदाहरण में, उदाहरण के लिए जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फॉर्मूला है ये कैल्शियम कार्बोनेट का। जो विद्यार्थी मिस थे इन चीजों से, 9th क्लास में हमने आपको ये सूत्र लिखना बताया था किसी यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल से मैं एक बार और पुनः तरोताजा कर दूं कि कैसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं। शॉर्ट वे में बात करेंगे। फर्स्ट रूल के अनुसार पहले धातु फिर अधातु लिखते हैं। तो यहाँ कैल्शियम का संकेत हुआ Ca, क्या हुआ Ca, और कार्बोनेट है एक बहुपरमाणुक आयन, अर्थात इसको व्यक्त करते हैं CO3 से। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? CO3 से। चार्जिंग कंडीशन दोनों की लिखेंगे इनके ऊपर, मेरा मतलब है इनका आवेश, इनकी जो संयोजकता है ना, उसको क्या लिखेंगे अपन? ऊपर लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम अपने अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, इस वजह से उसका अष्टक जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है ना, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और कैल्शियम धनायन का निर्माण करता है। वैसे भी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो यहाँ चार्ज है 2 और कार्बोनेट के ऊपर भी चार्ज होता है 2, लेकिन अंतर ये है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब इन संयोजकताओं का कर दीजिए व्युत्क्रम, यानी कि ये इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ। एक बात आती है, यदि आवेश समान होते हैं तो उनको सरल अनुपात में तोड़ देते हैं, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। इसलिए वैसे यदि ये संख्या अलग अलग होती, या फिर यूं ही लिखूं इसको कि Ca2 है ना, CO3
ऐसे लिखे, लेकिन ऐसे ठीक लगेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे ऐसे, यहाँ एक एक, अब एक एक तो ये है, ये एक को लिखते नहीं अंक को, इसलिए सीधा सूत्र बन रहा है अपने पास CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे इस तरीके से अपन फॉर्मूला बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 में अपघटित हो जाता है। ये रिएक्शन भी पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, अर्थात अपघटित हो जाता है, ऐसे होगी रिएक्शन। ये क्या हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, गरम किया था इसको, ये डेल्टा बनाया गरम के लिए, अथवा ताप लिख सकते हो आप इस पे, अथवा आप ऊष्मा लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। वो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिएक्शन आई है अपने पास तोड़ने पे। आइए अब द्रव्यमान लिखता हूं मैं। इसमें देखिए 3 चीजों ने भाग लिया है। कितनी है? 3। कौन कौन से? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। जो पदार्थों ने इधर भाग लिया है ना, वही पदार्थ इधर भी बनेंगे, डेटो बनेंगे। कैल्शियम देखो इधर भी है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। कार्बन है ये, फिर कार्बन इधर भी आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर भी है, बोलो है कि नहीं है? तो वही जो परमाणु इधर भाग लेते हैं वही परमाणु दूसरी साइड में भी आते हैं। तो कैल्शियम का बेटा द्रव्यमान कितना है? 40। क्यों? तो 20 + 20 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। 20 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 20 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। न्यूक्लियनों की कुल संख्या जो होती है उसको क्या कहते हैं अपन? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान निकाल दिया मैंने। कैल्शियम का कितना हुआ? 40 प्लस कार्बन, दोनों चीज 6 है इसलिए 12 प्लस ऑक्सीजन, दोनों चीज 8 है। दोनों चीजों से मतलब है मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो दोनों चीज 8 है ये भी। तो कितना हुआ द्रव्यमान इसका? 16। कितना हुआ बच्चों? 16। लेकिन परमाणु कितने हैं? O3 3 है, एक का 16 है, तो 16 3 48। 48 12 60, 60 और 40 कितना आया? 100। अब यदि इधर भी यही आ जाए तो बात पक्की है, नहीं तो गलत है। कैल्शियम है स्पेशल, अभी इधर निकाला है मैंने, 40 लिख दो आप। ऑक्सीजन का पुनः एक बार का 16 निकाला है आपने, प्लस कार्बन 12 निकाला था, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 है, लेकिन परमाणु कितने हैं CO2 में? ओके 2, तो 16 दूने के 32, 32 12 44, 16 60 और 40 कितना? 100 हुआ। नीचे लिख देंगे 2 लाइन थोड़ा ठीक बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज को। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि, या उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किस रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। आ गई होगी बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। आइए आगे की बात देखते हैं। तो इस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखिए,
केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ये देखिए केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण से क्या मतलब है। किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को आपने देखा था, अभिकारक उत्पाद आए थे अभिक्रिया में भी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्र या प्रतीकों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों को ये मिल रहे हैं उस रासायनिक अभिक्रिया में को उनके सूत्र या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए लिख देता हूं इस डेफिनेशन को मैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्र या प्रतीकों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, दोनों मिल जाएंगे जब कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस ही है, लिख लो सुविधा के लिए। और क्या बनती है फिर से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये पदार्थ हैं इस क्रिया में, इनको लिखना है किससे, प्रतीक या सूत्रों से। तो इसके लिए क्या संकेत है, C। इस गैस को O2 बिल्कुल सीधा जॉइंट कर दिया, CO2। इसको क्या कहेंगे अपन, रासायनिक समीकरण कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। दो प्रकार का होता है रासायनिक समीकरण। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यदि नई बात देखें ना तो ये भी समीकरण ही है, परंतु ये कैसा है, शब्द समीकरण है। ये कैसा है, शब्द समीकरण। सरलता करने के लिए शब्द समीकरण उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अभिकारक उत्पादों की संख्याएं अधिक हों तो फिर ये मेथड परेशानी पैदा करता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखना पड़ता है, ये शॉर्ट एंड स्वीट भी पड़ता है। तो ये रही बात रासायनिक समीकरण के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि दो प्रकार का होता है रासायनिक समीकरण, जिसमें पहले प्रकार को बोलते हैं अपन संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो बच्चों क्या मतलब है संतुलित रासायनिक समीकरण से, है ना। किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर से मतलब एक अभिकारक और एक उत्पाद,
दोनों ओर पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या क्या हो, बिल्कुल समान हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। आप लिख लें मेरे साथ, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर से बात तो समझ में आ रही होगी ना आपकी में, एक ओर अभिकारकों की और दूसरी ओर उत्पादों की। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर लिखते शॉर्ट में सुविधा के लिए, अभिकारक और उत्पाद। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल से देख सकते हो इसको। एग्जाम्पल, ये लिख देता हूं मैं, N2 + 3H2 = 2NH3। ओके, तो यहां देखिए तत्व का नाम लिख रहा हूं मैं। ये जांच कर ले, कैसे जांच करेंगे कि दोनों ओर संख्या बराबर है कि नहीं है। ऐसे डायरेक्ट भी यहां से आप कर सकते हो, और यदि एक सिस्टमैटिक ढंग से करें तो ऐसे कर सकते हैं। यहां लिखें आप, तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तत्व देखिए, एक तो नाइट्रोजन हुआ और एक हाइड्रोजन हुआ। यहां नाइट्रोजन लिख दिया, यहां पे हाइड्रोजन लिख दिया। ओके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्होंने ही भाग लिया है ना, और ये इधर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। आप संख्या काउंट करके लिखनी है। मेरा कॉलम बता रहा है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। किसके परमाणु देखिए पहले आप, नाइट्रोजन के अभिकारकों में। तो अभिकारक कौन से हैं, जैसा कि आपने देखा ये दोनों अभिकारक है कि नहीं है, तो इसमें तो नाइट्रोजन है नहीं। इसमें देख लो काउंट कितने हैं नाइट्रोजन, 2 हैं। तो अभिकारकों में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हुई बच्चों, 2। अब आगे का कॉलम कह रहा है मेरा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। ये प्रोडक्ट्स प्राप्त है यहाँ, तो यहाँ हम नाइट्रोजन देख लीजिए कितने नाइट्रोजन के, 2 ही है, तो 2 ही लिख दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन पा जाओ। हाइड्रोजन लिख रहा है मेरे पास यहाँ, अभिकारकों में परमाणु की संख्या काउंट कर लो, 3 कॉमन है। यदि कोई बीच में और भी एलिमेंट होता तो वो 3 दोनों के लिए काम करता, और पीछे क्या है 2, तो दोनों को जोड़ना नहीं है आपको, न माइनस करना है, सीधा क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है ओनली। तो 2 × 3 = 6। कितने हाइड्रोजन हुए, 6।
यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन, जैसे मैं कह रहा था कि आगे जो अंक लग रहा है और अंक के आगे जितने भी परमाणु हैं उन सब पे उसका अधिकार है, हक है, यानी कि वो सब उसकी संख्या में इंक्लूड होगा। तो 2 आगे है और 3 पीछे है, वही काम करना है, कौन सा, गुणा वाला। तो कितना आया, 2 तिया 6। आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी कितने हैं, 2। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 6, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो अब शंका भी आपकी दूर हुई है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ऐसे समीकरण को अपन क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कैसा समीकरण कहते हैं बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन किसी समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ऐसी क्या आवश्यकता होती है। थोड़ा मन और मानस के साथ वीडियो को पढ़े भी और अपने नोट्स भी तैयार करते चलें। और मैं आपसे फिर भी लास्ट में यही अनुरोध करता हूं, वैश्विक महामारी के कारण समय का अभाव है ही, पता नहीं कितना सिलेबस आएगा, कहां से आएगा। तो जो आपको इस टाइम अवेलेबल है उसको दैनिक जीवन में लें, काम में लाएं, अनुसरण करें उसका, ताकि वो आपके काम आए। थैंक यू ऑल watching this video.